नमस्कार, आप वायरल खबरें देख रहे थे और अब आप देखेंगे हमारे साथ लाख टके की बात। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लखनऊ में इंटरनेशनल नशीली दवा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। मेदेगंज में कॉल सेंटर चलाकर करते थे ग्राहकों से संपर्क, डार्क वेब से हासिल करते थे ग्राहकों का डाटा। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, घोंसी इलाके में अवैध टीन शेड लगाकर किया गया था कब्जा। काशीपुर एसडीएम पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। अवैध खनन की गाड़ियों की जांच के दौरान गाड़ी में मारी थी टक्कर। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने किया है फसाद लाइट्स का लोकार्पण। भव्य दिखाई दी गई जगमग इमारतें। और चलिए बात करते हैं यूपी विधान परिषद की 6 सीटों पर मनोनीत कोटे से सदस्यों का चयन होना है। लिहाजा बीजेपी में इन सीटों के दावेदारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। तो मंथन शुरू हो चुका है, नामों को आगे भेजा गया है। पार्टी मनोनीत एमएलसी के जरिए अब जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने में जुट गई है, जिसके लिए कई नामों को पैनल केंद्रीय आलाकमान को भेजा गया है। बीजेपी में किन किन नामों पर चर्चा हो रही है और पैनल में कौन कौन से संभावित नाम हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। और सबसे ऊपर नाम बताएं अपना चांदनी दर्शकों को, तो वो दिनेश शर्मा का आ रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर इनका नाम आगे बढ़ाया गया है। ब्रज बहादुर भारद्वाज हैं प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनका नाम आगे बढ़ा है। प्रियंका रावत भी इस रेस में है, प्रदेश महामंत्री हैं। अमरपाल मौर्य हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। और साथ ही रजनीकांत माहेश्वरी अध्यक्ष, जो कि ब्रज क्षेत्र से हैं। मानवेंद्र सिंह की अगर बात कर लें, वो अध्यक्ष और कानपुर के से आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। प्रकाश पाल और साथ ही साथ संतोष सिंह भी। बीजेपी में मनोनीत एमएलसी की खाली सीटों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी में एमएलसी की 6 सीटों पर कई नामों पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि एमएलसी के दावेदारों के नामों की लिस्ट पार्टी आलाकमान को भेजी गई है। अब दिल्ली में होने वाली बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटों के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। इस रेस में तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी नए साल में मनोनीत कोटे की 6 सीटों के नामों का ऐलान कर देगी। संगठन की कोशिश है कि 5 क्षेत्रीय अध्यक्षों में से 2 को एमएलसी नामित कर दिया जाए। इसके अलावा पश्चिमी यूपी से आने वाले संगठन के पदाधिकारियों को भी विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को परिषद भेजने की तैयारी कर रही है। जिन नामों पर मंथन हुआ, उनमें अधिकतर नाम संगठन के ही हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो संगठन की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज, प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के अलावा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रकाश पाल और संतोष सिंह, इनके नाम केंद्रीय आलाकमान को भेजे गए हैं। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह का नाम भी एमएलसी के दावेदारों के पैनल में भेजा गया है। तो ऐसे में अगर हम सबसे पहले नाम की बात करें तो ब्रज बहादुर भारद्वाज का नाम आता है। ब्रज बहादुर अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उनका भी नाम पैनल में भेजा गया है। वहीं दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो अमरपाल मौर्य का नाम आता है। अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो दिनेश शर्मा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। यही नहीं, दिनेश शर्मा प्रभारी भी राज्य के रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार से आते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। वहीं महिला और दलित कोटे की अगर हम बात करें तो प्रियंका रावत का नाम आता है। प्रियंका रावत का भी नाम पैनल में भेजा गया है। प्रियंका रावत वो चेहरा है जो
दलित कोटे से आती हैं और महिला हैं, बाराबंकी से सांसद रही हैं और प्रदेश भाजपा की महामंत्री हैं। दरअसल यूपी विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, जबकि 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। तो 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और सनातन निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। इसके अलावा 10 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस मनोनीत कोटे से 6 खाली सीटों पर नामों का ऐलान होना है, जिसको लेकर बीते दिनों से कई नामों पर अटकलें चल रही हैं। संकेत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूपी विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं और उनका चयन कैसे होता है। तो देख रहे हैं आप इस समय ग्राफिक्स के जरिए कि एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, कुल कितने सदस्य होते हैं। 38 एमएलसी विधायक जो हैं इस समय, इसके अलावा 36 एमएलसी स्थानीय निकाय से हैं, 8 एमएलसी शिक्षक निर्वाचन और 8 एमएलसी स्नातक निर्वाचन, साथ ही 10 एमएलसी मनोनीत किए जाने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको बताते हैं जो कि चीन से आ रही है। कोरोना की खबर है ये, जो कि डराने वाली तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। एशिया में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने तेजी से अपने पांव पसार लिए हैं, जिसको भारत आने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर जांच में तेजी आ चुकी है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन कोरोना पर सियासत भी देखने को मिल रही है। तो भारत में कोरोना पर वार के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं और साथ ही साथ आपको कोरोना अपडेट भी बताते हैं। कोरोना अपडेट्स में आपको बताएं कि भारत में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की स्क्रूटनी करनी शुरू हो चुकी है। अब पूरी जांच के साथ स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ही भारत में दाखिल किया जा रहा है विदेशी मेहमानों को। 5 देशों के यात्रियों को RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। साथ ही फ्लाइट से उतरते ही कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है। कोरोना लक्षण पाए जाने पर क्वारंटीन होना होगा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मामले आ चुके हैं। कोरोना पर जुबानी जंग, SPI कांग्रेस के संग, SP नेताओं का अजीबोगरीब बयान, कोरोना को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। एक तरफ चीन में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। जहां हॉस्पिटल में लाशों के अंबार दिख रहे हैं, जिसको देखते हुए केंद्र और यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी तैयारी पुख्ता करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना की आहट को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। खासकर चीन, जापान, कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार की ओर से फिर से एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। माननीय मांडविया जी से संपर्क में है और यूपी गवर्नमेंट
प्रत्येक जनपद में अपने मुख्य चिकित्साधिकारी जिलाधिकारियों के माध्यम से अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगा करके जाएं और जो हमारे पुराने उपकरण हैं उनको मेंटेन करें, उनको तैयार करें, दवाइयाँ के अंजाम रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यदि कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसकी जाँच करने के बाद ही सार्वजनिक स्थल पर जाने की सुझाव दिए हैं। इसके अलावा यदि पॉजिटिव मरीज है तो जीनोम टेस्टिंग भी हम करा रहे हैं। लेकिन यूपी की सियासत में कोरोना पर घमासान छिड़ गया है, जिसको लेकर मोर्चा संभाला है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने उन्होंने कोरोना पर क्या कहा, आप भी उनकी राय जान लीजिए। अभी कोरोना में राशन बांटा, उसके बाद बंद कर दिया और दोबारा से फिर बांटने लगे। क्या देखते हैं इसमें, जरिए देखते हैं। ऐसा है, कोरोना में कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते, इसलिए कोरोना पहले करा दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से कोरोना पर ऐसे अजीबोगरीब बयान देने वाले रामगोपाल यादव अकेले सांसद नहीं हैं, बल्कि संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी रामगोपाल यादव के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जो कोरोना की बात हो रही है वो सियासी कोरोना ज्यादा है। बीजेपी कोरोना का ज्यादा हल्ला कर रही है। राहुल गांधी दिल्ली आ रहे हैं तो बीजेपी डरी हुई है। ये कोरोना का जो प्रोपेगेंडा है ये सियासी कोरोना है असल में। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं, चूंकि आवाज वो दाखिल हो रहे हैं राहुल गांधी दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस असल कोरोना तो का पता नहीं अभी क्या है, क्या हालात हैं। बहरहाल ना, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त। सर, चाइना में इतने लाखों लोग मर रहे हैं, उसको चाइना में इतने लोग मर रहे हैं, मैसेज आ रहा है लगातार। तो भारत अभी तो इस पर इन्होंने बहस नहीं कराई। हम यही तो चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर बहस हो और बहस, लेकिन बहस पे तैयार नहीं हुए कि ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो हम इस पर बहस होती तभी तो सामने आता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। ऐसे में राहुल की यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। साल 2021 की वो तस्वीरें भला कौन भूल सकता है, जब देश में कोरोना का कहर अपने पीक पर था। न कोई हॉस्पिटल खाली था और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी मारामारी मची थी। ऐसे में केंद्र सरकार नहीं चाहती कि भारत में फिर से ऐसे हालात पैदा हो जिसके लिए कोरोना नियम का फिर से सख्ती से पालन करने की एडवाइजरी जारी की जाए। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बर्क के बयान पर बीजेपी के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एसपी के तमाम नेताओं ने कोरोना का टीका लगवाया, लेकिन सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने खुद टीका लगवा लिया, टीका लगवाया ना। और जो बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के, जो वो भी राजनीतिकरण कर रहे थे इसका, उन्होंने भी लगवाया था। और आज हमारे बीच में आदरणीय मुलायम सिंह ने उन्होंने भी लगवाया था। ये तो सब ये राजनीतिक चर्चा है, ये कोरोना जो करते हैं लोग, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रदेश को, इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से कोरोना को बचाया है ना, 135 करोड़ जनसंख्या का देश है ये हमारा। ऑस्ट्रेलिया नहीं बच पाया, अमेरिका नहीं बच पाया, चाइना नहीं बच पाया। आइए अब आपको बताते हैं कि एशिया के किन 5 देशों के यात्रियों की कोरोना जांच बेहद जरूरी है भारत में आने के लिए। आइए एक एक करके आप इन देशों पर नजर डालिए, जिसमें चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड, ये वो 5 देश हैं जिनके यात्रियों की भारत में जांच बेहद जरूरी है। तो इन देशों में एक दिन में कितने कोरोना केस सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। जापान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1,77,622 केसेस आए हैं। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो 66,049 केस जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा हांगकांग, जहां पर 21,000 से ऊपर केसेस आ चुके हैं, ताइवान में 18,000 से ऊपर का आंकड़ा है और चीन में 4,128। तो कोरोना ही नहीं, अब मुसलमानों के नाम पर भी सियासत चरम पर है। बीएसपी तो आपको बताएं कि जो बीएसपी प्रमुख मायावती हैं चांदनी, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, बल्कि एक के बाद एक वो 2-3 ट्वीट करती हैं, जिसमें इस बार उन्होंने
धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है और इसी मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि देश भर में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल मचाना अनुचित और चिंतनीय है। जबरन हर चीज बुरी होती है, बुरी नीयत से धर्म बदलना और बदलावा दोनों ही गलत है। धर्म परिवर्तन को लेकर कट्टरवादी राजनीति से देश को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। उधर बीजेपी ने मायावती के बयान पर भी पलटवार किया है। देखिए, बहन मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, मुझे लगता है उसके संदर्भ गलत है। मतांतरण पे उत्तर प्रदेश में कानून बना है और जबरन मतांतरण कराना अपराध है और ऐसे तमाम सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मतांतरण की प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही है और उसके बाद उन बेकसूर लड़कियों का, बिटियों का खून कर दिया जा रहा है, कत्ल हो रहा है, 35 टुकड़ों में बांट दिया रही, जिंदा दफन कर दी जा रही, उस पर सोया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए ये कहना, मुझे लगता है बहन मायावती जी खुद महिलाएं और महिलाओं पर मतांतरण में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, तो ये ट्वीट जो उनका है संदर्भ रहित है और मुझे लगता है उन्हें फिर से इस पर विचार करना चाहिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अटल समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आपके सामने एक एक करके और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इन तस्वीरों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखे जाएंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर एक लघु नाटक का भी मंचन किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा, लखनऊ का सौभाग्य है कि वाजपेयी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में किया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि वाजपेयी हमेशा मूल्य आधारित राजनीति करते थे। योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए यह भी कहा कि मूल्यहीन राजनीति मौत का फंदा है। श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है, यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। सुशासन दिवस पर रविवार को जहां सरकार ने गांव-गांव में चौपाल लगाकर एक सुशासन की दिशा में नई लकीर खींचने का काम किया, तो वहीं बीजेपी संगठन ने भी प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को आम जनता तक लाने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। प्रभारी सचिवों से लेकर डीएम, जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को गांवों में भेजा गया, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। प्रत्येक जिले में अधिकारियों की मौजूदगी में 100 से 150 चौपाल मीटिंग की गई। सीएम धामी ने खुद चंपावत में चौपाल लगाई। सीएम धामी ने कहा कि रात्रि चौपाल से लेकर बहुउद्देशीय शिविर लगाने तक जनता के द्वार जाने का ये सिलसिला अब आगे भी जारी रहेगा। उन चौपालों के माध्यम से आम जनता और सामान्य जनता के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण, उनका समाधान करने का काम किया जा रहा है और यह काम आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अभी बहुत काम आगे करने हैं। वो जो कल्चर उन्होंने देश के अंदर पैदा किया है, जो संस्कृति, कार्य संस्कृति लाए हैं, उस कार्य संस्कृति को
जन जन की संस्कृति बनानी है तभी। दूसरी ओर बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, मंत्री और पदाधिकारी ने बूथों पर जाकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना तो बूथ पर ही सुशासन दिवस भी मनाया। ये वो बूथ थे जहां से बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर्स ने अपनी पहली पसंद नहीं बनाया। कार्यक्रम अनिवार्य रूप से हो, लेकिन इसके लिए बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व ऐप के माध्यम से पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग कर रहा था। एक निश्चित समय पर नेताओं को अपने अपने बूथ की फोटो अपलोड करने को कहा गया था। हमने बूथों पर आज इस कार्यक्रम को अटल जी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मने, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम था। मैं भी आज बूथ नंबर 97 डोईवाला विधानसभा का इसमें मेरा रहना हुआ और अटल जी के जीवन से जुड़े हुए अनेकों वृतांत सबके सम्मुख आए। बहरहाल रविवार को बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक जनता के द्वार रही। सरकार ने समस्याएं सुनी तो बीजेपी संगठन ने सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। प्रभारी सचिवों ने जनता से सुझाव भी लिए जो सरकार को सौंपे जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन से फसाड लाइट्स का भी लोकार्पण कर डाला और कार्यक्रम के दौरान लोक भवन की इमारत रंगीन लाइट्स के साथ जगमगा उठी, बेहद खूबसूरत लगी। लोक भवन को फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ने के इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 11 अगस्त 2022 को विधान भवन में ये फसाड लाइटिंग की कार्य पूरा हुआ था और तब से न केवल लखनऊ वासियों की बल्कि लखनऊ आने वाले और सभी पर्यटकों, नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश का ये विधान भवन एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान भवन के बाद लोक भवन प्रदेश की व्यवस्था के संचालन का एक केंद्र बिंदु है और लोक भवन में फसाड लाइटिंग की कार्रवाई हो। यद्यपि प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों पर हम उन्हें लाइटिंग की सुविधा के साथ जोड़ते थे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सर्दी का सितम और बढ़ने की संभावना जताई है। श्रीनगर में जहां पर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो वहीं लद्दाख में तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में आज ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ। पारा गिरने से लोग ठिठुरते दिखाई दिए। दिल्ली में ठंड ने इस कदर जोर पकड़ा मानो शिमला का मंजर हो। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। 2 दिनों में पारा 4 डिग्री पर आ सकता है, यानी अगले 2 दिन दिल्ली वालों पर भारी रहने वाले हैं। सुबह के समय घना कोहरा देखा जा सकता है और कोल्ड वेव चलने के आसार हैं। दिल्ली जैसा ही नजारा पंजाब और हरियाणा में दिखा। अमृतसर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान दिखे। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। तो वहीं चंडीगढ़ में तापमान 2.8 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले शीतलहर की चपेट में दिखे। कानपुर में पारा गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां शीतलहर से लोग कांप रहे हैं। लोगों को गलन का एहसास भी हो रहा है। कुछ लोग चाय के सहारे हैं तो कुछ अलाव के, लेकिन सर्दी पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। प्रचंड ठंड के प्रहार से आधा हिंदुस्तान तड़प रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी का सितम है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर से तबाही है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है। घाटी के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में हालात ऐसे बन गए हैं कि पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं लेह लद्दाख में पारा गिरकर -16.7 डिग्री तक पहुंच गया। तो नए साल में अगर आप पहाड़ों में घूमने का मन बना रहे हैं तो उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी बर्फ की सफेद चादर में आप जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हर्षिल घाटी में इस सीजन की पहली हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है।
बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ जम गई है, तो वहीं पहाड़ियां भी सफेद चादर से ढक गई हैं। हर्षिल घाटी, गंगोत्री, हर्षिल, मुखपा, थराली में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। अभी नए साल में कुछ दिन बाकी है। होटल, व्यवसायी और ट्रैकर और ज्यादा बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। चमोली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से पानी के झरने भी जम गए हैं। सुबह और शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, और सुबह सुबह जो लोग ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून के लिए निकल रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मुख्य चौराहों पर सुबह से ही अलाव जलाकर लोगों को ठंड से बचाने की भी कोशिश की जा रही है। मेला दिखने नहीं आया नीचे, मंदिर आए थे पीछे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।